बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और हमारे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वो टॉपिक का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट, वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ का पता होना चाहिए। तो ये आप क्लास 9 में पढ़कर आए हैं कि वो तमाम क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिर यही लिखते हैं। लेकिन स्टूडेंट, मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको साथ साथ बताऊंगा कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटी इज नाउन एज ऑल मेजरेबल quantities is known as फिजिकल क्वांटिटी। यानी वो तमाम क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सके उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। स्टूडेंट, ये थोड़ी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो आप प्रॉपर डेफिनेशन ये लिख के आएंगे कि वो तमाम क्वांटिटी जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं और उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहेंगे बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। तो फिर यही लिखता हूं मैं कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इजीली, दोज quantities which can be measured easily and has physical significance is known as physical quantity, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक हो गया स्टूडेंट, कि वो क्वांटिटी जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं और उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। या आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो क्वांटिटी जिनकी मदद से हम फिजिक्स के लॉज को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, वो क्वांटिटी जिनकी मदद से हम फिजिक्स के लॉज को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इसकी बच्चों एग्जांपल आप लिखोगे। एग्जांपल, आपके पास घड़ी है, तो घड़ी में टाइम कितना है, तो आप बताएंगे कि सर जी टाइम है 2 बजे। ठीक है, तो 2 बजे मतलब आपने मेजर किया ना, तो टाइम क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, मैथ्स हो गया बच्चों, टाइम मैथ्स हो गया, लेंथ हो गई, किसी भी चीज़ की लेंथ होती है तो उसको आप इजीली मेजर कर सकते हो, ETC। तो ये तमाम क्वांटिटी बच्चों किस क्या बनेगी, लेंथ मास टाइम ETC, ये फिजिकल क्वांटिटी की क्या है, एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? स्टूडेंट, नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे बच्चों, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो हम यही लिखते हैं कि दोज quantities which cannot be measured easily
is known as non-physical quantity. Non-physical quantities. स्टूडेंट मतलब ये है कि वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल ये है कि आप अपने वालिदैन से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। क्या मैं बता सकता हूँ, क्या मैं मेजर कर सकता हूँ कि आप अपने वालिदैन से कितनी मोहब्बत करते हैं? तो मैं मेजर नहीं कर सकता। इसी तरह स्टूडेंट, आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, क्या आप खुद उसको मेजर कर सकते हैं या कोई दूसरा शख्स उसको मेजर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसी तरह बच्चों, इसकी जो एग्जाम्पल बनेगी, तो आप एग्जाम्पल लिखोगे, लव हो गया, ठीक हो गया, और होता है फीलिंग लिख दो, हेट हो गई बच्चों, किसी से आप नफरत करते हैं, ETC। तो वैसे तो करनी नहीं चाहिए किसी से, हमेशा अच्छा इखलाक रखना चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट होता है उसका इखलाक सबसे अच्छा होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप किसी से नफरत नहीं करेंगे। ठीक हो गया? मोहब्बत फैलाएं बच्चों, मोहब्बत, वो वाली मोहब्बत नहीं जो आप समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों दो टाइप्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटी की। एक होती है बच्चों स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा होता है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। आप यही पढ़ के आए थे ना, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अब हमने प्रॉपर डेफिनेशन करनी है। स्टूडेंट ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड हो, स्पेसिफिक यूनिट हो और उसकी डायरेक्शन ना हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो फिर हम यही लिखते हैं, अ क्वांटिटी, a physical quantity which has magnitude हो गया स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड स्पेसिफिक यूनिट and has no direction is known as scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम इसको समझते हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड हो, स्पेसिफिक यूनिट हो एंड हैज़ नो डायरेक्शन, और उसकी कोई डायरेक्शन ना हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या नाम देंगे? स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट दोबारा सुन लें कि ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी क्या हो? पहले नंबर पे मैग्नीट्यूड हो, दूसरा क्या होना चाहिए स्टूडेंट? इसका स्पेसिफिक यूनिट होना चाहिए, और तीसरा बच्चे बात मैंने ये की है कि इसकी डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटी को हम नाम देंगे स्केलर क्वांटिटी का। तो इसकी बच्चों एग्जांपल ये है। तो स्टूडेंट लिखो फिर एग्जांपल। ये हमारे पास एक बॉक्स है, और ये जो बॉक्स है
इसका जो मास है स्टूडेंट, इसका जो मास है, ठीक है बच्चों, बॉक्स है, और इस बॉक्स का जो मास है वो 20 kg है। अब मैग्नीट्यूड कोई बला का नाम नहीं है, मैग्नीट्यूड से मुराद ये है स्टूडेंट, ये जो 20 है ना, ये 20 बच्चों मैग्नीट्यूड होती है। ठीक हो गया। और स्टूडेंट ये जो केजी है ना, ये केजी इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। स्टूडेंट मैग्नीट्यूड को हम न्यूमेरिक वैल्यू भी कहते हैं। दोबारा सुन लो स्टूडेंट, 20 इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और केजी इसका यूनिट हो गया। तो मास क्या हुआ बच्चों, देखो डेफिनेशन पे गौर करिए, मैग्नीट्यूड भी है और उसका स्पेसिफिक यूनिट भी आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड और स्पेसिफिक यूनिट आ रहा है, तो मास हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, शाबाश, मास होगा स्केलर क्वांटिटी। आई होप स्टूडेंट ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट ये है कि एक तो ये हो गया, मास हो गया, और इसी तरह स्टूडेंट आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं, प्रेशर हो गया। सही हो गया, प्रेशर भी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी हो गया। और इसी तरह आप एग्जांपल दे सकते हैं काफ़ी सारी। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें बच्चों मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, स्पेसिफिक यूनिट होना चाहिए, और तीसरे बच्चों इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। इसमें तीनों चीज़ होंगी। ऊपर वाले में बच्चों दो चीज़ है, मैग्नीट्यूड, और दूसरा बच्चों क्या है, स्पेसिफिक यूनिट। लेकिन इसके अंदर मैग्नीट्यूड, उसका स्पेसिफिक यूनिट और उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या नाम देंगे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी का। तो यही लिखते हैं कि अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी a physical quantity which has magnitude हो, स्पेसिफिक यूनिट हो, एंड हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन, और उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होनी चाहिए। इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें बच्चों मैग्नीट्यूड हो, स्पेसिफिक यूनिट हो, और उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटी को या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी का नाम देंगे। अब ये नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। सबसे पहले बच्चों हम इसकी एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये एक पर्सन है, या आप ये जूम करने की ये आप हैं, और आप इस बॉक्स पर 50 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। मैंने ये कहा है स्टूडेंट, ये एक पर्सन है और ये पर्सन इस बॉक्स पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। कितनी न्यूटन, 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 50 न्यूटन। स्टूडेंट डेफिनेटली ये बॉक्स जो है मूव करेगा, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो बॉक्स है मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन। तो अब आप डेफिनेशन पर गौर करेंगे स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड आ रही है, जी सर मैग्नीट्यूड आ रही है, तो 50 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों इसकी। अब न्यूटन, स्टूडेंट न्यूटन क्या है, यूनिट आ गया है, ठीक है। और ईस्ट डायरेक्शन, तो ये हमें बच्चों डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो
फिर होगा क्या बच्चों, जिसमें तीन चीज़ें हो, मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो और डायरेक्शन हो, तो फिर वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो फिर ये फोर्स क्या बन गई स्टूडेंट, फोर्स क्या बनेगी, वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। ठीक है। अब बच्चों ये एक कार है और ये गाड़ी आप चला रहे हैं। अब स्टूडेंट ये जो गाड़ी है, मैं मान लेता हूँ ये गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ बच्चों मूव कर रही है। तो ये गाड़ी जो है ये वेस्ट की तरफ बच्चों क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब 20 जो है, 20 क्या है, मैग्नीट्यूड है, सॉरी, तो 20 क्या बनेगी बच्चों, मैग्नीट्यूड बनेगी। और ये जो मीटर पर सेकंड है ये क्या है बच्चों, ये यूनिट बन गया। और वेस्ट की तरफ, वेस्ट क्या है, एक डायरेक्शन हो गई। मतलब तीनों चीज़ें आ रही हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर ये क्या बनेगी स्टूडेंट, ये वाली जो वेलोसिटी है ये हमारे पास क्या बनेगी, वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। आई होप स्टूडेंट ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट नेक्स्ट बात ये है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर आपसे कोई टीचर या कोई स्टूडेंट पूछे कि वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, स्पेसिफिक यूनिट हो और डायरेक्शन हो, क्या वो वेक्टर क्वांटिटी ही होंगी। दोबारा सुने, सवाल पे ज़रा गौर करें। क्या वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो और स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, ये तीन चीज़ें हों, क्या वो 100% आप बता सकते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। तो इसका जवाब है बच्चों नो। अगर मेरे पास या आपके पास ये तीनों चीज़ें हों, क्या क्या, मैग्नीट्यूड, यूनिट और स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अभी भी अनकम्प्लीट है। तो नोट में आपने ये बात लिखनी है कि फिर सर आप बताएं कि फिर प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी। तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना ही होगा। ठीक है, दोबारा सुन लें कि वेक्टर क्वांटिटी को लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना ही होगा। जब ये तमाम कंडीशन होंगी तो वो क्वांटिटी बच्चों हमारी क्या कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स एडिशन। ठीक है बच्चों, अब कोई ऐसी, आप मुझसे पूछेंगे कि सर कोई ऐसी एग्जांपल तो दें कि जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो ना करते हो। स्टूडेंट आप पढ़कर आए हैं कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्चुअली स्टूडेंट वो करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आज हम वही प्रूव करेंगे। स्टूडेंट इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि एक करंट इस वायर में से, मतलब 2 एम्पियर करंट इस वायर में से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब 6 एम्पियर करंट जो है स्टूडेंट, तो वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब मैं इसका बच्चों रिजल्टेंट लूँगा। स्टूडेंट ये वाला जो एंगल है इसको मैं θ1 का नाम देता हूँ। अब यहाँ पे मैं रिजल्टेंट कैलकुलेट करता हूँ, तो बच्चे 2 + 6 कितना बनेगा, 8 एम्पियर करंट। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरे हम अंडरस्टैंड करते हैं, एक वायर बच्चों इस तरह है, यहाँ पे बच्चों 2 एम्पियर करंट आ रहा है और दूसरी वायर बच्चों कुछ इस तरह से है और इनके बिटवीन में एंगल θ2 ले लेता हूँ और ये वाला इस वायर में जो करंट होगा बच्चों वो 6A बनेगा या 6 एम्पियर करंट होगा। अब मैं इन दोनों को, मतलब 2 एम्पियर और 6 एम्पियर, इसको मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास करंट कितना बनेगा,
तो 6 + 2 8 एम्पेयर। स्टूडेंट क्या थीटे के चेंज होने से करंट में कोई चेंज आया? दोबारा सुन ले स्टूडेंट, क्या θ1 और θ2 मैंने चेंज किया, क्या इसके करंट में बच्चों चेंज आया या रिजल्ट में चेंज आया? आप ये सूटेबल कर लें कि इसके रिजल्ट में कोई चेंज आया? चेंज नहीं आया। ठीक है, तो करंट बच्चों फिर क्या बना? करंट एक स्केलर क्वांटिटी बना। ठीक हो गया बच्चों? दोबारा सुन लें स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पहले आप समझिए। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये होता है कि किसी के आने से क्वांटिटी में चेंज आना, तो वो कहलाता है बच्चे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोबारा, या आप ये कह दें कि किसी के आने से क्वांटिटी में कोई चेंज आया, तो क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं आया। तो बच्चों अगर क्वांटिटी में चेंज आए तो फिर वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। अगर क्वांटिटी में चेंज ना आए तो वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं होता। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि θ1 और θ2 बच्चों चेंज हो रहा है, तो चेंज होने से इसके रिजल्ट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो करंट अब वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर क्वांटिटी होगी? तो आप कहेंगे सर करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन बाज़ बुक्स के अंदर बच्चों दे रखा है टेंसर क्वांटिटी है। तो बच्चों टेंसर क्वांटिटी अपर लेवल की बात है, तो इसको आप छोड़ दें। जस्ट आप ये याद रखें कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। वैसे करंट की बच्चों डायरेक्शन नहीं होती है, वो चार्जेस की हम सेंस की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपको कंसेप्ट कभी नहीं भूलेगा। अब बच्चों हम आगे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम बारी बारी इनको अंडरस्टैंड करते हैं। पहले बच्चों हेडिंग डालोगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के। पहले बच्चों बात ये है कि वेक्टर जो होता है बोल्ड फेस लेटर के जरिए से आप शो करेंगे। बोल्ड फेस लेटर, बोल्ड फेस लेटर के जरिए। ठीक है, अब बोल्ड फेस लेटर क्या होता है? मोटे हरूफ। ठीक है, मोटे हरूफों से लेट्स सपोज अगर मैं बच्चों फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, या मैं वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो मैं बोल्ड फेस लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ETC। तो आपने स्टूडेंट एग्जाम में अगर ये करने बैठेंगे ना तो टाइम वेस्ट होगा। तो नेक्स्ट ये है एरो हेड मेथड। एरो हेड ठीक है, तो आपने दूसरे क्या करना है? एरो हेड इस्तेमाल करना है। तो एरो हेड किस तरह करेंगे बच्चों? अगर फोर्स आप लिख रहे हैं, या तो आप एरो हेड बच्चों इसके ऊपर लिख देंगे या आप इसके नीचे कर देंगे। ठीक है, नीचे लिख देंगे। और ये दो होते हैं बस रिप्रेजेंट करने के। अगर वेलोसिटी लिखना चाहते हैं तो ऊपर भी लिख सकते हो, अगर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो नीचे भी। तो ETC। स्टूडेंट पेपर में आपने ये वाला मेथड चूज करना है। अजान हो रही है, फिर पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट आपने करना ये है, आपने एग्जाम के अंदर ये वाला तरीका अडॉप्ट नहीं करना है, बोल्ड फेस लेटर वाला, एरो हेड वाला। आपने ये जो तरीका है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये अडॉप्ट करना है। स्टूडेंट नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने करना ये है, हमने एक लाइन लेनी है। ये मैंने बच्चों एक लाइन ले ली। अब ये लाइन है, इसे लाइन के इस एंड पर आप हेड बना दोगे, तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। दोबारा सुन लो स्टूडेंट, आपने एक लाइन लेनी है और उस लाइन के आगे आपने एक हेड ड्रॉ करना है और ये वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। डियर स्टूडेंट ये वाला जो पॉइंट बनेगा इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट।
इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और ये इनिशियल पॉइंट हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, टेल कहलाएगी। स्टूडेंट इस वेक्टर की क्या कहलाएगी, टेल कहलाएगी। और ये जो लाइन है, या आप ये कहें ये जो लेंथ है, ये लेंथ बच्चों मैग्नीट्यूड कहलाएगी। और ये हेड जो होगा, हेड स्टूडेंट ये होगा डायरेक्शन के बारे में बताएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। आई होप ये बातें भी समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वो कौन से स्टेप हैं जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला बच्चों, टेक अ सूटेबल स्केल। हमने एक सूटेबल स्केल लेना है। टेक अ सूटेबल कोऑर्डिनेट एक्सिस, फिर इसके बाद हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लेने हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस से मुराद ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है, इसका दूसरा नाम ही है। थर्ड पॉइंट ये है, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द वेक्टर। फिर हमने वेक्टर की एक लाइन को रिप्रेजेंट करना है। फिर पुट एरो हेड एट द एंड ऑफ द लाइन। फिर लास्ट में जो स्टेप बनेगा वो ये बनेगा कि आपने उस लाइन के आगे एक हेड को अटैच करना है। तो वो हमारे बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब इससे रेलिवेंट हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, रिप्रेजेंट द 60 न्यूटन फोर्स टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हमने 60 न्यूटन फोर्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के ज़रिए से ड्रा करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमने स्केल लेना है। पहला स्टेप क्या है, टेक अ सूटेबल स्केल। हम स्केल को सेट करते हैं। अब ये थोड़ी है आप स्केल लेंगे 60 न्यूटन 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 खींचते जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने सबसे पहले स्केल लेना है। तो स्केल बनेगा, स्केल आप कैसे लेंगे, स्केल स्टूडेंट आप लेंगे, आप मान लो स्टूडेंट अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो मैं उसको एज्यूम करूंगा 20 न्यूटन के, ठीक है। अगर मेरे पास 2 सेंटीमीटर हो तो कितनी हो जाएगी, डबल नहीं हो जाएगी, तो 40 न्यूटन बन जाएगा। इसी तरह बच्चों अगर 3 सेंटीमीटर हो फिर क्या बनेगा, 60 न्यूटन। मतलब ये है अगर 3 सेंटीमीटर की मैं लाइन खींचूंगा तो इसका मतलब ये है वो 60 न्यूटन फोर्स होगी। स्टूडेंट दूसरा पॉइंट ये है, टेक अ सूटेबल कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करना है। फिर हम करते हैं को कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, एक्स वाई होता है, ये आप जानते हैं क्लास 9 में पढ़कर आए हैं। तो मैं ड्रा कर देता हूँ। ये होता है बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। दूसरा पॉइंट समझ आ गया। तीसरा, रिप्रेजेंट द ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द वेक्टर। फिर हमने एक स्केल की मदद से लाइन खींचनी है। कितनी खींचनी है बच्चों, 3 सेंटीमीटर खींचनी है और वो 3 सेंटीमीटर 60 न्यूटन के बराबर होगी। स्टूडेंट मैंने स्केल की मदद से अज्यूम कर लो मैंने यहाँ पे बच्चों एक लाइन खींच ली है और ये जो लाइन है 3 सेंटीमीटर है। ये जो लाइन है बच्चों कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। फिर चौथा पॉइंट क्या बनेगा, पुट एरो हेड एट द एंड ऑफ द लाइन। लास्ट में हमने एरो हेड ड्रा करना है। मैंने एरो हेड ड्रा कर लिया। अब आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि ये हमारे पास जो फोर्स है, ये फोर्स है कि वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, फोर्स बनेगी 60 न्यूटन। ये वाला जो बच्चों वेक्टर बनेगा ये हमारा 60 न्यूटन वेक्टर कहलाएगा। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ आ गया है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों से इसका लाजमी लिंक शेयर करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन बच्चों अल्लाह हाफिज़।